गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का आज की क्लास में स्वागत है। आज हम पीटी 365 के आईआर के सेक्शन को कंक्लूड करने जा रहे हैं। हमारा मतलब 2-3 इश्यूज हैं, उसकी चर्चा हमको करनी है। क्लियर है? टॉपिक आसान है, कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है। टॉपिक अपेक्षाकृत आसान है ना। तालिबान से रिलेटेड एक इश्यूज पे चर्चा है और एक इशू पे नदियों को लेके पड़ोसी देशों के साथ संबंध के संदर्भ में चर्चा है। ये 2 इश्यूज हैं और बाकी छोटे छोटे इश्यूज हैं इंपॉर्टेंट न्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो थोड़ा बहुत वहां पर इसको प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। तो कुल मिला के 2 टॉपिक्स हैं जिसपे हमको थोड़ा चर्चा करने की जरूरत है। अब ये जो टॉपिक है ये दोनों ही मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बस आप लोग अगले महीने एग्जाम दीजिए और उसके बाद फिर इन सब टॉपिक्स पे हम एनालिसिस करेंगे प्रभावी तरीके से मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो न्यूज में है टॉपिक पहला आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड, वो 2.1 का टॉपिक है कि तालिबान जो है वो अफगानिस्तान के क्षेत्र को कंट्रोल कर रहा है ना। अब तालिबान सत्ता में है, तो उस संदर्भ में एक छोटा सा न्यूज है, या कह सकते हैं कि अमेरिका और तालिबान के बीच में जो दोहा में नेगोशिएशंस हुए थे फरवरी 2020 में, उस पूरी प्रक्रिया में जो है अमेरिका और उसके जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स है वो वहां से निकल गया। ये इशू है ना। अब है तो टॉपिक बहुत बड़ा ही देखा जाए तो, लेकिन यहां पर सारगर्भित तरीके से बातों को रखा गया है। मतलब हमको ये सोचना है कि प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल क्या बन सकता है। तो एक सवाल जो बन सकता है, जो पूरा तालिबान का इशू है, उसमें जो प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉसिबिलिटी है सवाल बनने का, एक तो मैप बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं, है ना, कुछ शहरों के नाम, सिटीज के नाम, एक तो ऐसा सवाल बन सकता है। दूसरा, अफगान पीस प्रोसेस, जो शांति प्रक्रिया है या पीस प्रोसेस है, पीस प्रोसेस मतलब शांति प्रक्रिया, जो डील हुआ है ना अमेरिका और तालिबान के बीच में, वो पीस प्रोसेस है। फरवरी 2020 में ये दोनों, या 2020 में अफगान या अफगानिस्तान का तालिबान और यूएस के बीच में एक पीस डील हुआ। ठीक है, वो पीस डील क्या है, उसमें क्या क्या घटक है, उससे रिलेटेड यूपीएससी स्टेटमेंट दे सकता है 3-4 स्टेटमेंट के माध्यम से, और आपको उसमें सेलेक्ट करना होगा कि उसमें कौन से कथन सही हैं, सारे कथन सही हैं या इनमें से कुछ गलत है। ऐसे सवाल बनने की इसमें संभावना है। तालिबान के इतिहास भूगोल से रिलेटेड सवाल नहीं पूछेगा, लेकिन थोड़ी समझ हमको इसको लेके बनानी चाहिए, है ना। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसको बनानी चाहिए। तो यहां पर थोड़ा मैं आपके साथ तालिबान के इतिहास की चर्चा कर रहा हूं ताकि आपको एक समझ बने कि इशू क्या है ना, मतलब ये टॉपिक क्या है। देखिए, तालिबान के इतिहास को समझना है तो अगर हम तालिबान से शुरू करेंगे, जो कि 1992 में बना था, तो हमको समझ में नहीं आएगा। तालिबान 1992 में एक संगठन बना, लेकिन इसके इतिहास को हमको समझना है तो हमको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, इतिहास के कुछ पन्नों को पलटना पड़ेगा। इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो थोड़ा पीछे जाएंगे तो 1979। क्लियर है? क्यों 1979? तो उसके पीछे का रीजन ये है कि ये वो साल है जब सोवियत संघ, या उस समय आज का जो रशिया है उस समय सोवियत संघ के नाम से, सोवियत यूनियन के नाम से जाना जाता था, सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान का इन्वेजन किया, अफगानिस्तान में एंटर किया। क्यों एंटर किया? ताकि वहां पर एक कम्युनिस्ट शासन को स्थापित कर सके, कम्युनिस्ट सत्ता को स्थापित कर सके। ये इसका मूल पर्पस था। क्यों ये ऐसा करना चाहता था? क्योंकि 1979 का जो पीरियड है, या 1945 से 1990 तक का जो काल है ना दुनिया में, इसको हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। शीत युद्ध। तो शीत युद्ध क्या है? एक वैचारिक लड़ाई है। वैचारिक लड़ाई किसके बीच में है? दो विचारधाराओं के बीच में है। एक विचारधारा जिसको हम साम्यवाद, उसके अलग अलग वर्जन्स हैं, समाजवाद, और दूसरा पूंजीवाद।
इन दो विचारधाराओं के बीच में प्रभुत्व की एक लड़ाई है, समझ लीजिए। इस साम्यवादी विचारधारा या समाजवाद को सोवियत यूनियन लीड कर रहा है और पूंजीवादी विचारधारा को यूएसए लीड कर रहा है। दोनों अपनी अपनी विचारधाराओं को दुनिया में स्थापित करना चाहते हैं, क्लियर है। इस पूरी प्रक्रिया में अमेरिका, सोवियत यूनियन अफगानिस्तान का इन्वेजन करता है, क्योंकि अफगानिस्तान एक बफर राज्य है। अफगानिस्तान हमेशा से ही एक बफर राज्य रहा है। मान लीजिए कि अफगानिस्तान है तो इस तरफ पाकिस्तान है, इस तरफ ईरान है और यहां पर रशिया है। पाकिस्तान मतलब यूएस के प्रभाव का क्षेत्र, क्लियर है। यूएस के प्रभाव का एक क्षेत्र, यूएस के प्रभाव का क्षेत्र। एक मिनट दीजिएगा, थोड़ा शायद नॉइज आ रहा है। गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का आज की क्लास में स्वागत है। अभी मैं आपसे चर्चा जो कर रहा था अफगानिस्तान के संदर्भ में कर रहा था, तो थोड़ी एक समझ बना लेते हैं अफगानिस्तान को लेके कि क्या इश्यूज हैं। फिर ये वाला टॉपिक ज्यादा प्रभावी तरीके से आपको समझ में आएगा, तालिबान के बारे में एक समझदारी बन जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया, दो प्रकार के सवाल यहां पर बन सकते हैं जो संभावना है। एक तो मैप बेस्ड क्वेश्चंस बन सकता है कि कौन कौन से देशों से अफगानिस्तान की बाउंड्री लगती है। एक तो ऐसा कुछ शहरों के नाम पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, एक ऐसी स्थिति बन सकती है जो आपके पीटी 365 का जो मटेरियल है उसमें देखिएगा तो मैप बना हुआ है। उस मैप में कुछ शहरों के नाम दिए हुए, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। उन शहरों को थोड़ा सा तैयार करिएगा। जैसे काबुल दिया हुआ है ना। अगर आप देखें इसमें तो कुछ शहरों का नाम दिया हुआ है, कुंदूज का नाम दिया हुआ है, या कह सकते हैं हिरात का नाम दिया है, जरंज का नाम दिया है, काबुल का नाम दिया हुआ है ना, पंजशीर का नाम दिया है। तो पूरब से पश्चिम की तरफ आप थोड़ा शहरों को तैयार करेंगे। साथ ही साथ अगर आप इस मैप को देखेंगे तो उसमें वो कौन कौन से देश हैं जिससे बॉर्डर शेयर हो रहा है। तो चाइना से बॉर्डर शेयर होता है, अफगानिस्तान का भारत से बॉर्डर शेयर होता है। अगर यूपीएससी स्टेटमेंट दे तो हमको कहना है कि शेयर होता है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा हिस्सा है, तो अफगानिस्तान से भारत का बॉर्डर शेयर होता है, चाइना से होता है। इसके अलावा तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन सब देशों से भी, पाकिस्तान से और ईरान से, ये कुछ देश हैं जिसके साथ बॉर्डर शेयर होता है। तो यूपीएससी आपसे कुछ शहरों का, कुछ देशों का नाम देके उसमें कहेगा कि कौन कौन से देश हैं जिसके साथ अफगानिस्तान बॉर्डर शेयर कर रहा है, क्लियर है। एक वैसी पॉसिबिलिटी रहेगी कि वैसा सवाल बन सकता है ना। तो कुछ मैप बेस्ड क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं। और दूसरा, जैसा कि मैंने आपको बताया, अफगान पीस प्रोसेस के संदर्भ में सवाल बन सकता है। अफगान पीस प्रोसेस के संदर्भ में, अफगान पीस प्रोसेस का मतलब है कि तालिबान के साथ अमेरिका का जो नेगोशिएशन हुआ और दोहा में जो डील हुई फरवरी 2020 में, उस डील के तहत अगस्त 31 तक अमेरिका को ये जगह छोड़ना था या अफगानिस्तान से बाहर आना था। उसके बदले में तालिबान ने भी कुछ प्रोमिसेस किए, तो वो उसको कहा गया अफगान पीस डील कह सकते हैं हम, है ना, कि दोनों के बीच में एक जो है यूएस अफगान पीस डील हुआ। तो उसके कुछ पहलुओं पे चर्चा होगी, या अफगान पीस डील में क्या क्या बातें हुई। तो 3-4 बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उन बातों को लेके यूपीएससी कुछ स्टेटमेंट दे सकता है, उसमें कुछ स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के गलत तरीके से भी पेश किया जा सकता है। तो आपको हो सकता है कि वैसे स्टेटमेंट को एलिमिनेट करना पड़े, वैसा सवाल बन सकता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर हमको तालिबान को समझना है, और तालिबान तो 1992 के आसपास बना था, तो मसला सुलझेगा नहीं। थोड़ी सी एक समझदारी उसको लेके बनानी पड़ेगी। तो जैसा हम आपसे चर्चा कर रहे थे, तो आपको बता रहे थे कि अफगानिस्तान जो है वो एक बफर राज्य रहा है। बफर राज्य एक ऐसा राज्य होता है जिसपे कभी भी किसी सत्ता ने बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं किया है। दो महाशक्तियों के बीच का एक क्षेत्र है ना, दो महाशक्तियों के बीच का क्षेत्र। जैसे अगर आप देखें, है ना, जैसे अगर आप देखते हैं कि क्या अफगानिस्तान पे पिछले कुछ, अगर हम दशकों में देखें या पिछले कुछ 200-300 सालों के इतिहास को पीछे खंगाल के देखिए, तो क्या अफगानिस्तान पे किसी ने रूल किया है लंबे समय तक? तो हमको ऐसा कोई नजर नहीं आता है। ब्रिटेन प्रथम एंग्लो अफगान वॉर, सेकंड एंग्लो अफगान वॉर बहुत बार कोशिश की, नहीं जीत पाए, है ना।
ईरान का अपना साम्राज्य था, लेकिन अफगानिस्तान कभी भी ईरानियन साम्राज्य का हिस्सा नहीं बन पाया लंबे समय तक। तो कहने का ये मतलब है कि अफगानिस्तान एक ऐसा क्षेत्र है जो दो पावर्स को अलग करता है ना। जब आजादी से पहले या 1947 से पहले उस तरफ रूस का साम्राज्य था, है ना, या जार का शासन था, और इस तरफ ब्रिटिश साम्राज्य था। आजादी के बाद अगर हम देखें तो अफगानिस्तान एक बफर स्टेट है, उसके उस तरफ उत्तर पश्चिम में सोवियत संघ है, सोवियत यूनियन है, कजाकिस्तान, जो आप कंट्रीज देख रहे हैं, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, वो कभी सोवियत यूनियन हुआ करता था। तो सोवियत यूनियन का बॉर्डर अफगानिस्तान से लगता था, और इधर अफगानिस्तान के पूरब में पाकिस्तान है, वो यूएस के प्रभाव क्षेत्र का हिस्सा था। तो इन दोनों के बीच में, या इन दोनों पावर्स, या अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच का एक बफर राज्य हमेशा रहा है। 1979 में ये स्थिति थोड़ी बदलती है। 1979 में इस स्थिति को बदला जाता है। ये स्थिति बदल जाती है। कैसे बदल जाती है? सोवियत यूनियन इन्वेजन करता है, सोवियत यूनियन एंटर होता है। कहां एंटर होता है? अफगानिस्तान में। किस लिए होता है? कि वहां पर कम्युनिस्ट सत्ता स्थापित कर सके, और ऐसा वो करता भी है। जैसे ही ऐसा होता है, अमेरिका उससे थोड़ा सा चिंतित हो जाता है। अमेरिका सोचता है कि देखो, सोवियत यूनियन जो है वो अपने पैर पसार रहा है, दक्षिण एशिया में एंटर करना चाहता है। पाकिस्तान जो मेरे प्रभाव क्षेत्र का हिस्सा है, भविष्य में अगर उसने आज अफगानिस्तान पे अपना कंट्रोल स्थापित किया, उस पर अटैक किया, तो फ्यूचर में पाकिस्तान पे भी करेगा, यानी कि अमेरिका के हितों को क्षति पहुंचेगी। ऐसी स्थिति में अमेरिका भी क्या करेगा? अमेरिका सोचेगा कि मुझे उन ताकतों को मजबूत करना पड़ेगा अफगानिस्तान में जो इस सोवियत यूनियन के अगेंस्ट में लड़े, उसको चुनौती दें। और इस पूरी प्रक्रिया में अमेरिका के द्वारा कुछ संगठनों को तैयार किया जाता है। उसमें से एक है हक्कानी नेटवर्क। इनडायरेक्टली थ्रू सऊदी अरेबिया और सऊदी अरेबिया के समर्थन के माध्यम से अल कायदा को खड़ा किया जाता है। ये आतंकवादी संगठन, या कह सकते हैं कि ये जो संगठन थे, इनको मैन मटेरियल रिसोर्सेज ट्रेनिंग सब दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? ताकि सोवियत संघ से लड़ सके। और 1979 से लेकर 1989 के बीच में लगातार अल कायदा, हक्कानी नेटवर्क, है ना, ये संगठन सोवियत यूनियन के अगेंस्ट में गोरिल्ला वॉरफेयर करते हैं, गोरिल्ला युद्ध लड़ते हैं। और गोरिल्ला युद्ध लड़ते हैं। सोवियत यूनियन भी धीरे धीरे अपने आंतरिक कारणों के कारण भी कमजोर हो रहा था। 1989 में उसके भी विघटन की शुरुआत हो जाती है, और 1989 में सोवियत यूनियन यहां से निकल जाता है, बाहर चला जाता है, अफगानिस्तान को छोड़ता है, वापस चला जाता है। अब ये जो आतंकवादी संगठन है अल कायदा, हक्कानी नेटवर्क, अब ये क्या करे? अब ये करे तो करें क्या? ऐसी स्थिति में इनको अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। और अगर हम कहें कि ये जो हक्कानी नेटवर्क है अल कायदा, जिसको अमेरिका के द्वारा खड़ा किया गया ताकि वो सोवियत यूनियन के अगेंस्ट में लड़ सके अफगानिस्तान में, यहां से अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की शुरुआत होती है। यानी अपने हितों को साधने के लिए हमने या अमेरिका ने एक बड़े राक्षस को क्रिएट कर दिया, एक मॉन्स्टर को क्रिएट कर दिया, और वही राक्षस आज अमेरिका के लिए भारी पड़ गया है। तो 89 के बाद ये जो अल कायदा हक्कानी नेटवर्क है, ये धीरे धीरे इवॉल्व होना कि अब हम क्या करें, है ना। सोवियत संघ बाहर जा रहा है, और सोवियत यूनियन बाहर गया तो उसने अपनी एक पिट्ठू सरकार को यहां पर स्थापित कर दिया है। तो हमको क्या करना चाहिए? तो हमको धीरे धीरे करके एक राजनीतिक सत्ता की तरफ भी बढ़ना चाहिए, एक पॉलिटिकल पावर के रूप में हमको रीग्रुप करना चाहिए, बदलाव लाना चाहिए। तो हमको एक संगठन बनाना चाहिए जो कि राजनीतिक रूप से अफगानिस्तान को रूल कर सके। और इस पूरी प्रक्रिया में यही आतंकवादी संगठनों के सहयोग से, समर्थन से, युवाओं के सपोर्ट से, है ना, क्योंकि युवा चाहते थे कि हमारा देश आजाद हो, तो उनके उन विचारों को, है ना, उनकी भावनाओं को उस दिशा में या उस एनर्जी में तब्दील करके तालिबान जैसे संगठन का इमरजेंस होता है ना। उसका मतलब है, मतलब पश्तो लैंग्वेज में तालिबान का मतलब है स्टूडेंट। हम एक छात्र हैं, हम अफगानिस्तान को सीखना, समझना और उसको आगे लेके जाना चाहते हैं। तो एक तरीके से युवा और यूथ को रेडिकलाइज करके, है ना, एक पॉपुलर सपोर्ट क्रिएट किया गया तालिबान के लिए। और यही तालिबान जो कि अल कायदा, हक्कानी नेटवर्क, इन सब के समर्थन के माध्यम से लगातार अपने प्रभाव को बढ़ा रहा था, आगे चल के 1996 में, 1992 में बना है। और वहां पर जो कम्युनिस्ट शासन रूल कर रहे हैं, वो अगले 3 सालों में जो गृह अफगानिस्तान में होता है सोवियत संघ के निकलने के बाद, तो यहां पर तालिबान लगातार क्या करता है? तालिबान लगातार हिंसा का सहारा, जैसे आज उसने हिंसा का सहारा लिया, उसने कहा कि हम शांतिपूर्ण तरीके से
जो है बातों को मानेंगे और जो भी वहां पर पार्टीज हैं उनके साथ मिलजुल के डेमोक्रेटिक तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, है ना, पीसफुल तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अमेरिका निकलने से पहले ही मई से ही उसने अटैक करना शुरू कर दिया, हिंसा का सहारा लिया। यही स्थिति 1992 में भी थी। सोवियत यूनियन बाहर निकला तो उसने भी कमिटमेंट किया और तालिबान या आतंकवादी संगठनों की हम जो है हिंसा का सहारा नहीं लेंगे। लेकिन 1992 से 95 के बीच में ये सारे संगठनों ने मिलकर वहां पर जो भी कम्युनिस्ट शासन था उसको वहां से उखाड़ फेंका और उसके जो राष्ट्रपति थे उसको सरेआम बीच रास्ते पे ले जाके फांसी की सजा दी, उसका लाइव प्रसारण किया ताकि पूरा अफगानिस्तान देखे कि हमने इनका क्या हश्र किया है। और 1996 में वो सत्ता पे स्थापित हो जाते हैं। तालिबान एक पॉलिटिकल पावर के रूप में अफगानिस्तान को रूल करता है। क्लियर है? अब यहां पर जो बात समझनी है वो ये कि अमेरिका और तालिबान के बीच में दूरियां जो है वो 90 के दशक से ही बढ़नी शुरू हो जाती हैं। क्यों बढ़नी शुरू हो जाती हैं? क्योंकि अब अमेरिका को अल कायदा की जरूरत नहीं है। सोवियत यूनियन बाहर चला गया, उसका विघटन हो गया, अफगानिस्तान को उसने छोड़ दिया। तो अब अमेरिका को क्या जरूरत है कि हक्कानी नेटवर्क और अल कायदा जैसे संगठनों को सपोर्ट करे। अमेरिका उनका समर्थन करना बंद कर देता है। लेकिन जैसे जैसे ये आतंकवादी संगठन अपने आप को एक राजनीतिक संगठन के रूप में तब्दील करते हैं, अमेरिका इससे चिंतित हो जाता है, क्योंकि एक आतंकवादी संगठन राजनीतिक चेहरा पहन के वो एक सरकार या एक देश को रूल करेगा। अमेरिका इसका विरोध करता है और यहां से तालिबान और अमेरिका के बीच में डिफरेंसेस की शुरुआत होती है। आगे चल के यही तालिबान जब सत्ता में 96 में आता है तो 98-99 में दोनों के बीच में, अमेरिका और जो तालिबान के बीच में डिफरेंसेस हैं, उस पूरी प्रक्रिया में अफ्रीका में अमेरिका की जो एम्बेसीज हैं कुछ कंट्रीज में, उस पे टेरर अटैक्स होते हैं, आतंकवादी हमला होता है। और यहां पर अमेरिका इस तालिबान को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर देता है कि अफगानिस्तान में जो सत्ता रूल कर रही है वो रियल सेंस में एक आतंकवादी संगठन है। और इसके लिए यूनाइटेड नेशंस में एक जितने भी आतंकवादी हैं उनका एक टेरर लिस्ट क्रिएट किया जाता है अमेरिका की मदद से, क्योंकि दुनिया में वो सारे संगठन जो विश्व की शांति और सुरक्षा के लिए चुनौती है उसके लिए एक टेरर लिस्ट बनाया जाता है। और इस तालिबान को उस टेरर लिस्ट में डाल दिया जाता है कि जब तक ये तालिबान अफगानिस्तान में शासन करेगा दुनिया के देश इसको सहयोग नहीं करेंगे, डॉलर में इसको व्यापार नहीं करने देंगे, दुनिया से अलग थलग कर दिया जाएगा। और यहां पर तालिबान फिर कहता है कि अमेरिका मेरा नंबर 1 दुश्मन है। और फिर यहां पर तालिबान अल कायदा के साथ मिलके 2001 का टेरर अटैक प्लान करता है। और 2001 का आपको ट्विन टावर्स कुछ समय पहले आप लोग पढ़ भी रहे होंगे, उसको सितंबर के महीने में ही हुआ था। ट्विन टावर का अटैक होता है ना, 3000 से ज्यादा की जानें अमेरिका में जाती हैं। और फिर अमेरिका यहां पर ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म की शुरुआत करता है, अफगानिस्तान का इन्वेजन करता है और तालिबान को सत्ता से उखाड़ फेंकता है और वहां पर जो है एक डेमोक्रेटिक सत्ता स्थापित करता है 2001 के बाद। और उसके बाद दुनिया के देश जो है अमेरिका को सहयोग करते हैं, खास करके नाटो कंट्रीज, है ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से जो सैन्य संगठन अमेरिका ने बनाया है, वो सब देश मिलके जो है अफगानिस्तान में अपनी फौज को भेजते हैं। किसके तहत? ISAF के तहत, इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स। और उसके माध्यम से अमेरिका वहां पर लोकतंत्र को मजबूत बनाने का प्रयास करता है। अशरफ गनी की सरकार वहां पर चल रही थी, है ना। अशरफ गनी जो है वो विरोध कर रहे थे कि तालिबान के साथ वार्ता नहीं करिए, अमेरिका को समझा भी रहे थे। लेकिन 2016 में जो ट्रंप सत्ता में आए अमेरिका में, वो लगातार सहयोग कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हम दूसरे का युद्ध लड़ रहे थे, हमको अल कायदा को मारना था, हमने मार दिया। हमको उसामा बिन लादेन को पकड़ना था, पकड़ लिया, है ना। अबोताबाद पाकिस्तान से पकड़ा और समुद्र के कहीं पर गहरे जाके उसको हम लोगों ने डाल दिया। दुनिया को पता भी नहीं है कि कहां पर वो है ना। तो ऐसी स्थिति में ट्रंप का कहना यह था कि जो हमारा दुश्मन था उसको तो हम लोगों ने साध लिया, तो अब हमारा अफगानिस्तान में रहने का क्या मतलब है, हमको बाहर आ जाना चाहिए। और फिर वहां पर नेगोशिएशंस की शुरुआत होती है, दोहा पीस टॉक की शुरुआत होती है। और दोहा पीस टॉक फाइनली फरवरी 2020 में कंक्लूड होता है। क्लियर? और उस कंक्लूजन में यही बात निकलती है कि अमेरिका टाइमलाइन फिक्स करता है कि ठीक है, मैं और मेरे जो मित्र देश हैं, कोएलिशन फोर्सेस हैं जो कि अफगानिस्तान में हैं, हम एक सेट समय में बाहर चले जाएंगे। 2020 में इलेक्शंस होते हैं अमेरिका में, बिडेन सत्ता में आते हैं और बिडेन सत्ता में आते ही वो घोषणा कर देते हैं, एक टाइमलाइन फिक्स कर देते हैं
कि हम 31 अगस्त 2021 को अमेरिका और उसके सहयोगी जो भी हैं अफगानिस्तान में नाटो के फोर्सेस थ्रू इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स, हम सब 31 अगस्त 2021 को बाहर आ जाएंगे। ये अमेरिका प्रॉमिस करता है ना। और साथ ही साथ जैसे ही फरवरी 2020 में ये समझौता दोनों के बीच में होता है, तालिबान अमेरिका के बीच में, तो परमानेंट सीज फायर की बात होती है कि अमेरिका तालिबान पे अटैक नहीं करेगा, तालिबान अमेरिका पे अटैक नहीं करेगा। लेकिन अगस्त में निकलना था और मई से अटैक शुरू हो जाते हैं, है ना। परमानेंट सीज फायर की बात हुई थी, लेकिन मई से ही तालिबान हिंसा का सहारा लेना शुरू कर देता है। तालिबान ये भी प्रॉमिस करता है कि किसी भी आतंकवादी संगठन को वो अफगानिस्तान के सॉइल को या अफगानिस्तान की धरती को इस्तेमाल नहीं करने देगा। और देखिए कि काबुल एयरपोर्ट पे टेरर अटैक्स होता है और तालिबान कहता है कि आईएसआईएस के द्वारा किया गया। और उसने प्रॉमिस क्या किया था? उसने प्रॉमिस ये किया था कि अफगानिस्तान की धरती को किसी भी आतंकवादी संगठन के लिए इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। और 31 अगस्त के डेडलाइन से पहले ही काबुल एयरपोर्ट पे अटैक हो जाता है और कहता है कि उस आईएसआईएस ने किया है। तो इसका मतलब है कि जो उसने प्रॉमिस किया था, अफगान पीस प्रोसेस के थ्रू कमिटमेंट किया था, उस कमिटमेंट को उसने नहीं निभाया है। तो क्या गारंटी है कि आगे वो आतंकवाद को नहीं सपोर्ट करेगा? ऑलरेडी अमेरिका के वहां रहते ही उसने ऐसा कर दिया है। क्लियर है? ये सिचुएशन है। अफगान पीस प्रोसेस के थ्रू इसने ये कमिटमेंट किया है ना। साथ ही साथ उसने ये भी किया था, कहा था कि जितने भी अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, है ना, शिया है, सुन्नी है, हजारा कम्युनिटी है ना, डिफरेंट जो भी पॉलिटिकल पार्टीज अफगानिस्तान में है, उन सब के साथ डायलॉग के प्रोसेस या वार्ता के प्रोसेस पे आगे बढ़ेगा, इंटर अफगान डायलॉग प्रोसेस। और स्थिति देखिए कि पंजशीर वैली को उसने चारों तरफ से घेर रखा है ना। जो वहां के वाइस प्रेसिडेंट थे, उनके भाई को भी मार दिया गया है और अब लगातार कोशिश किया जा रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट को भी मार दिया जाए, लेकिन पॉसिबली वो अफगानिस्तान के बॉर्डर से होते हुए तजिकिस्तान में एंटर हो गए, क्योंकि वो भी ताजिक ओरिजिन के ही हैं, तो वो तजिकिस्तान की तरफ निकल गए। लेकिन उसने क्या कहा था? इंट्रा अफगान पीस प्रोसेस या डायलॉग का प्रोसेस। और किया क्या? जस्ट उसके उलट हिंसा का सहारा लिया। तो कहने का ये मतलब है कि जो अफगान पीस प्रोसेस में तालिबान ने कमिटमेंट किया था कि मैं अफगानिस्तान की धरती को आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं होने दूंगा, वो कमिटमेंट ऑलरेडी जो है गड़बड़ हो चुका है। काबुल एयरपोर्ट पे अटैक आईएसआईएस के द्वारा, और तालिबान का कहना कि आईएसआईएस के द्वारा किया गया है, इसका मतलब है कि आतंकवादी संगठन का प्रेजेंस वहां पर है और वहां की धरती का इस्तेमाल किया गया है। इंटर अफगान पीस प्रोसेस, डायलॉग प्रोसेस, वो तो हुआ नहीं, बल्कि जो आपके अपोनेंट्स थे, आपने उनको चुप कराने के लिए हिंसा का सहारा लिया, फोर्स का सहारा लिया। और अभी आप लोग सुन ही रहे होंगे कि जो भी एम्बेसीज में, मिनिस्ट्रीज में महिलाएं काम कर रही थी, उन सबको छुट्टी पे भेज दिया गया है। उन सबको कहा गया है कि ऑफिस नहीं आना है ना। और प्रॉमिस किया था कि हम एक नए अफगानिस्तान का निर्माण करेंगे, प्रोग्रेसिव रहेंगे, लेकिन वैसी स्थिति हमको नजर नहीं आ रही। तो यहां पर अफगान पीस प्रोसेस के थ्रू जो डील हुआ था, तो उसमें दो बातों को ध्यान रखिएगा। अफगानिस्तान का कमिटमेंट या तालिबान का जो कमिटमेंट था वो ये था कि अपने धरती का इस्तेमाल आतंकवादी संगठनों के लिए नहीं होने देगा। दूसरा, इंटा अफगान कॉन्फ्रेंस या डायलॉग का प्रोसेस, जितने भी अफगान स्टेक होल्डर्स हैं सबके साथ वार्ता होगी, वो भी नहीं हुआ। उसकी जगह पंजशीर वैली में जो अपोनेंट्स हैं उसको घेर के आप हिंसा का सहारा ले रहे हैं। क्लियर है? अमेरिका ने कमिटमेंट किया था 31 अगस्त 2021 हम बाहर निकल जाएंगे, वो बाहर निकल गया है ना। एक कॉम्प्रिहेंसिव सीज फायर की बात हुई थी इस पीस प्रोसेस में, तो अमेरिका ने तो उसको निभाया, लेकिन तालिबान ने नहीं निभाया। मई के बाद से ही लगातार अटैक्स होने शुरू हो चुके थे। क्लियर? ये था इसका कुल मिला के मूल बात, है ना। इतना ही ब्रीफली रहने देते हैं, और बाकी जब आप लोग प्रारंभिक परीक्षा दे लेंगे तब हम लोग इसको एनालिसिस करेंगे कि अफगानिस्तान में जो नए डेवलपमेंट हुए हैं या पीस प्रोसेस के माध्यम से जो अमेरिका का एग्जिट हुआ है, उससे इस क्षेत्र में क्या चुनौतियां बढ़ेंगी, भारत के संदर्भ में उन चुनौतियों को गिनाइए, और उन चुनौतियों को दूर करने के लिए भारत की क्या रणनीति होनी चाहिए, भारत को क्या करना चाहिए, भारत के सामने क्या पॉलिसी ऑप्शंस हैं, डिप्लोमेटिक ऑप्शंस हैं, है ना, उसके संदर्भ में भी सुझाव दें। तो भारत को क्या करना चाहिए इस संदर्भ में, इन सब पहलुओं पे आने वाली क्लासेस में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए। बाकी
तालिबान जो है वो एंटी डेमोक्रेटिक है, पहले भी था और अभी भी जो है वो चेंज नहीं होगा, है ना। एंटी डेमोक्रेटिक था और संभवतः वो एंटी डेमोक्रेटिक रहेगा। लोकतांत्रिक तो बिल्कुल भी नहीं है। लोकतांत्रिक होता तो सारे जो माइनॉरिटीज कम्युनिटीज हैं, हजारा कम्युनिटी है, सुन्नी शिया कम्युनिटी है, उन सब के हितों की रक्षा करता, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है ना, ऐसा नजर नहीं आ रहा है। तो आने वाले समय में देखते हैं कि अफगानिस्तान में रेडिकलाइजेशन और अगर बढ़ता है तो इस पूरे क्षेत्र के लिए चुनौती है, केवल भारत के लिए नहीं है, इस पूरे क्षेत्र के लिए ही चुनौती है। चलिए, एक जो अगला टॉपिक है आपका वो है 2.2 टॉपिक, वो है क्रॉस बॉर्डर फ्लड मैनेजमेंट। बाढ़ को लेके हम कैसे मैनेजमेंट करें। बाढ़ एक बड़ा संकट है, बड़ी चुनौती है, भारत के एक बड़े क्षेत्र पे हर साल बाढ़ आता है ना। तो आईएमडी भी लगातार उसके लिए प्रयास कर रहा है ना। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट फ्लड फोरकास्टिंग को लेके, इसरो सैटेलाइट इमेजेस के माध्यम से आईएमडी के साथ मिलकर बेहतर तरीके से फ्लड की फोरकास्टिंग करता है, और आपदा से निपटने को लेके भी हम एक बेहतर रणनीति बना रहे हैं कि केवल फोरकास्टिंग ही नहीं चलेगा, हमको ये भी बताना पड़ेगा कि जिस क्षेत्र में होगा वहां पर किस किस प्रकार की चुनौतियां हो सकती हैं फ्लड के संदर्भ में, उसको लेके भी मॉडल्स बनाए जा रहे हैं, चेंजेस हुए हैं। लेकिन हमको यहाँ पर क्या टॉपिक करना है, क्रॉस बॉर्डर, आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रॉस बॉर्डर फ्लड मैनेजमेंट। कि भारत में जो नदियां, जैसे सपोज मान लीजिए कि अगर मैं बात करूं भारत और बांग्लादेश की, तो भारत से ही लगभग 54 नदियां बांग्लादेश में एंटर करती हैं। अगर हम चीन की बात करें तो बहुत सारे मेजर रिवर्स हैं जो चीन से भारत में एंटर होते हैं या तिब्बत से भारत में एंटर होते हैं, चीन नहीं कहेंगे, तिब्बत से भारत में एंटर होते हैं, है ना। ब्रह्मपुत्रा रिवर है, सतलज रिवर है, सिंधु नदी है, कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो चाइना या तिब्बत से भारत में एंटर होते हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या चीन भारत को सहयोग करता है आंकड़ों के संदर्भ में या डेटा के संदर्भ में या रिवर वाटरिंग शेयरिंग के संदर्भ में? भारत से बहुत सारी नदियां पाकिस्तान में एंटर करती हैं, भारत क्या सहयोग करता है पाकिस्तान के साथ? नेपाल से बहुत सारी नदियां भारत में एंटर करती हैं, क्या हम सहयोग कर रहे हैं? इस संदर्भ में ये कुछ टॉपिक्स हैं, और खास करके टॉपिक इसलिए भी न्यूज में है क्योंकि भारत में हाल ही में जो भारत का नॉर्दर्न बिहार है, बिहार का जो उत्तरी इलाका है नॉर्दर्न बिहार, उसमें एक बड़ी बाढ़ आई। तो उस संदर्भ में ये इस बात को भी परिलक्षित करता है कि क्या साल दर साल उत्तरी बिहार में या नॉर्थ बिहार में जो बाढ़ आता है खास करके कोसी के द्वारा, तो क्या नेपाल और भारत कुछ कर नहीं रहे, क्या कुछ सहयोग नहीं कर रहे हैं? क्योंकि नदी नेपाल से बह के आ रही, कोसी रिवर जो है नेपाल से होके बह के आ रही है, तो क्या कोसी को साधने के लिए दोनों देश मिलकर सहयोग नहीं कर सकते हैं? इस संदर्भ में टॉपिक आपके सामने है। ये मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कैसे है कि दक्षिण एशिया में वाटर रिसोर्सेज या पानी को लेके लगातार डिप्लोमेसी हो रही है। इस वाटर डिप्लोमेसी में या पानी की डिप्लोमेसी में बहुत सारी चुनौतियां भी हैं और साथ ही साथ सहयोग के आयाम भी जुड़े हैं। क्रिटिकली एग्जामिन करिए या समीक्षा करिए, तो क्या दक्षिण एशिया में पानी को लेकर सहयोग हुआ है, खास करके रिवर को लेकर सहयोग हुआ है? हुआ है। उन सहयोग में आपको कुछ कुछ के नाम बताने पड़ेंगे, है ना। भूटान और भारत के बीच में जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट्स का शेयरिंग हुआ है वो, इंडिया और नेपाल के बीच में नदियों को लेके एक समझदारी बनी है, भारत और पाकिस्तान के बीच में बेस्ट एग्जांपल है वाटर शेयरिंग का कि पाकिस्तान भारत के अगेंस्ट में लगातार युद्ध लड़ चुका है। 47 में, 65 में, 71 में, 1999 में, 2001 का पार्लियामेंट अटैक, 2008 का मुंबई अटैक, उरी पठानकोट का अटैक, कमी नहीं है पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन लगातार हम पानी को बहने दिए हैं, पाकिस्तान को लगातार हमने सहयोग किया है। 1960 से ही हम लोगों ने सिंधु नदी जल समझौता किया है, लगातार सहयोग कर रहे हैं। बांग्लादेश के साथ 1996 में जो है फरक्का का एकॉर्ड हुआ, तो हम उसके साथ भी सहयोग कर रहे हैं। तो हमारे यहां से जो पानी बह के पाकिस्तान जा रहा है, हमारे यहां से पानी बह के जो बांग्लादेश जा रहा है, भारत उसमें कोऑपरेशन कर रहा है। पानी हमारे यहां से बह के बांग्लादेश जा रहा है तो हम सहयोग कर रहे हैं, पाकिस्तान जा रहा है तो हम सहयोग कर रहे हैं। लेकिन जो पानी बह के चीन से भारत आ रहा है तो क्या चीन भारत के साथ सहयोग कर रहा है? क्या जो पानी बह के नेपाल से भारत आ रहा है तो क्या नेपाल भारत के साथ सहयोग कर रहा है? जो पानी भूटान से बह के भारत की तरफ आ रहा है तो क्या भूटान भारत के साथ सहयोग कर रहा है ना?
अगर कर रहा है तो हमको बताना है कि कर रहा है, और अगर चुनौतियां हैं तो बताना है कि क्या चुनौतियां हैं, है ना। मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्टिंग टॉपिक है। प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको क्या करना है, या इसको अगर हम देखें तो हमको कुछ मालूम होना चाहिए, कुछ पहलुओं के बारे में मालूम होना चाहिए। जैसे अगर मैं कहूं 1960 का सिंधु नदी जल समझौता, 1960 का इंडस वाटर ट्रीटी, है ना, 1960 में हुआ था, अभी 2020 है, 60 साल ये सिंधु नदी जल समझौता समय को टेस्ट कर चुका है। कितने सारे वॉर इसने देख लिए, 1965 का युद्ध देख लिया, 1971 का वॉर देख लिया, 1999 में जो करगिल में इन्वेजन हुआ था उसको देख लिया, 2001 में इंडिया पे जो पार्लियामेंट अटैक हुआ था वो देखा, 2008 में मुंबई टेरर अटैक, 2016 में उरी और पठानकोट का अटैक। इतने सारे तो पाकिस्तान ने भारत पे हमले कर दिए, उसके बाद भी हमने सिंधु नदी जल समझौता को कैंसिल नहीं किया है। इसका मतलब है कि इतने संकटों के बाद भी भारत जो है वो इस बात को जानता है कि वाटर एक बेसिक राइट है और हमको इसको लेके भू राजनीति नहीं करनी है। जिसका जो हक है उसको हमको वो देना है ना। लोगों से दुश्मनी नहीं है। वहां की जो सत्ता है, वहां का जो आईएसआई है, वहां की जो आर्मी है, वो भारत के विरुद्ध है। तो ऐसी स्थिति में हमारी लड़ाई पूरे पाकिस्तान से ना होके जो है वहां के फौज, आईएसआई और वहां पर जो सत्ता है, शासक है, जो कि एनडी इंडिया भारत के अगेंस्ट में नाम ले लेके सत्ता में बने हुए हैं, हमारी लड़ाई उनसे है। भारत ये मैच्योरिटी दिखाता है। तो सिंधु नदी जल समझौते के बारे में कुछ बेसिक चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। नोट्स में यही बातें लिखी हुई हैं, है ना, ज्यादा कुछ तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यही लिखा है कि 1960 की संधि है। अगर हम कहें तो 1960 की संधि के तहत 6 नदियां आती हैं, 6 रिवर्स आती हैं। इसमें से कुछ नदियों को वेस्टर्न रिवर्स कहा गया, पश्चिमी नदियां, कुछ रिवर्स को ईस्टर्न रिवर कहा गया, पूर्वी नदियां, है ना। इंडस या सिंधु, चिनाब और झेलम, ये 3 नदियां हो गई। और यहां पर रावी, ब्यास और सतलज। सतलज भी, रावी, ब्यास, सतलज की सहायक नदियां हैं, सतलज जो है सिंधु की सहायक नदी है। ये झेलम और ये चिनाब सब सिंधु की सहायक नदियां हैं। इनको पश्चिमी नदियां, इसमें कहा गया कि भारत इसके पानी का केवल 20% इस्तेमाल करेगा, पाकिस्तान इसका 80% इस्तेमाल करेगा। और यहां पर स्थिति बदल गई, भारत 80% करेगा और पाकिस्तान 20% करेगा। इसका मतलब केवल हम नदियों का ही आइडेंटिफाई नहीं कर रहे कि कौन कौन से नदियों को लेकर सहयोग करना है, बल्कि किस नदी का ज्यादा पानी कौन इस्तेमाल करेगा उसको लेकर भी हम लोगों ने सहयोग कर लिया है। यानी कि केवल हमने पानी का बंटवारा नहीं किया है, हमने नदियों का भी बंटवारा किया है, ताकि पाकिस्तान को कोई दिक्कत ना हो। मतलब हम कुल मिला के एक बहुत बेहतरीन तरीके से ये 80% वाटर अगर सिंधु, चिनाब, झेलम से जाना है तो लगातार जा रहा है, बल्कि 80% से भी ज्यादा जा रहा है। भारत अपने 20% शेयर को भी पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहा है। यह सिंधु नदी जल समझौता, है ना। इसके तहत एक परमानेंट कमीशन बनाया गया है जिसका नाम है इंडस वाटर कमीशन, है ना। समय समय पे दोनों तरफ से वाटर के एक्सपर्ट्स जो है मिलते रहते हैं और अगर कुछ विवाद होता है तो उसको रिजॉल्व करते रहते हैं। इतनी ही बात इसमें लिखी गई है इंडिया पाकिस्तान के संदर्भ में, है ना। सिंधु, चिनाब, झेलम। तो सिंधु नदी जल समझौते के तहत कौन कौन सी नदियां आती हैं, तो ये 6 नदियों के नाम आपको ध्यान में रखना है। परमानेंट कमीशन बना है तो परमानेंट कमीशन बना हुआ है ताकि कोई भी इशू पानी को लेके आता है तो वो आपस में मिले, बैठे, वार्ता करें और रिजॉल्व करें। क्लियर है। ऐसे ही बांग्लादेश को लेके फरक्का जल एकॉर्ड, फरक्का की संधि है ना। कुछ संधियां नहीं हुई हैं, जैसे तिपाई मुख प्रोजेक्ट है। मैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको एनालिसिस करेंगे कि बांग्लादेश के साथ भारत के पानी के सहयोग की संभावनाएं क्या है, कहां सहयोग कर रहे हैं, कहां चुनौतियां हैं। तो तीस्ता चुनौती है, तिपाई मुख चुनौती है, आगे आने वाले समय में उसको देखेंगे। क्लियर है। तो यहां पर पाकिस्तान के संदर्भ में आपको इन 6 नदियों को सिंधु नदी जल समझौते के तहत समझना है। भारत बांग्लादेश के संदर्भ में आपको फरक्का जल संधि जो 1996 में भारत और बांग्लादेश के में हुई थी कि लीन पीरियड में, मार्च अप्रैल के महीने में, है ना, जब सबसे कम पानी बहता है, सबसे कम पानी बहता है, उस पीरियड में कितना पानी भारत से या भारत के गंगा नदी से
बांग्लादेश की तरफ बहेगा, तो वहां पर फरक्का एकॉर्ड हुआ। फरक्का एकॉर्ड के माध्यम से हमने सुनिश्चित किया कि मार्च अप्रैल के भी इस लीन पीरियड में भारत से इतना पानी आपकी तरफ बहता रहेगा। एक कमिटमेंट हमारी तरफ से है। लेकिन बांग्लादेश के साथ समय समय पे कहा जाता है कि भारत पानी पे सहयोग नहीं कर रहा है। क्या कहते हैं कि फरक्का एकॉर्ड में जो संधि हुई थी उससे कम पानी भारत देता है। कई बार ऐसे इश्यूज आते रहते हैं जो चुनौतियां पेश करती हैं। तीस्ता नदी की संधि 2012 से ही दोनों देश प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पाया है। तिपाईमुख का एक डैम प्रोजेक्ट है, जरूरत नहीं है, बस हम आपको बता रहे हैं, आगे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी चर्चा करेंगे। तिपाईमुख है ना, बराक एक नदी है, मणिपुर से बहती है ना। तो बराक रिवर पे एक डैम बनाया जाना था जिसका नाम था तिपाईमुख प्रोजेक्ट। भारत ने प्रपोज किया था 1987 में। बांग्लादेश को भय हुआ कि जो नदी बांग्लादेश की तरफ बह रही है, भारत ने उस पर डैम बना दिया तो पानी हमारी तरफ नहीं आएगा। लेकिन भारत कह रहा था कि देखिए मार्च अप्रैल में पानी कम हो जाता है ना, मानसून सितंबर में खत्म हो जाता है, उसके बाद जो भी पानी होता है नदियों में धीरे धीरे करके बहता है, और मार्च अप्रैल में गर्मी भी पड़नी शुरू हो जाती है, लीन पीरियड हो जाता है, नदियों में पानी नहीं होता। तो अगर हम एक्स्ट्रा पानी जो मानसून के समय है उसको डैम बना के पीछे रख लें तो साल भर उस पानी को प्रभावी तरीके से या लीन पीरियड में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे आपको भी फायदा होगा, हमको भी होगा। बांग्लादेश ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मुझे मंजूर नहीं है। तो भारत ने कहा कोई बात नहीं, चलिए नहीं बनाते हैं। आज तक हमने उस प्रोजेक्ट को नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश जो है उस पर सहमत नहीं है। उसको नहीं बनाना है, हम ही को बनाना है, अपने क्षेत्र में बनाना है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन चीन को देखिए, चीन से भी तो नदी भारत में बहती है। जैसे बराक नदी हमारे यहां से बांग्लादेश में बह रही है, बांग्लादेश ने केवल कहा कि हम सहमत नहीं है, हमने नहीं बनाया। चीन से जो नदी बह रही है ब्रह्मपुत्र, उस पे चीन के द्वारा डैम बनाया जा रहा है, हमसे पूछा तक नहीं है, और हम उस अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसको स्वीकार भी नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि चीन से या तिब्बत से जो ब्रह्मपुत्र नदी बहती हुई आ रही है उसको लेके चीन सहयोग करने को राजी नहीं है, और बड़ी मुश्किल से राजी हुआ है। तो क्या राजी हुआ है? बड़ी मुश्किल से उसने हमारे साथ सहयोग करना 2008 के बाद शुरू किया है। तो किस बात के लिए सहयोग किया है? तो उसने कहा है कि 3-4 महीनों का आंकड़ा हम आपको ब्रह्मपुत्र नदी का दे देंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी में कितना पानी बह रहा है, या हमारे क्षेत्र से कितना पानी बह के आपकी तरफ आने वाला है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 4 महीने जो कि मानसून का पीरियड है, जब ब्रह्मपुत्र में बाढ़ की सबसे प्रबल संभावना होती है, तब चीन कह रहा है कि हम बता देंगे कि हमारे तिब्बत वाले क्षेत्र में कितनी वर्षा हुई है, ताकि आप एक अनुमान लगा लें कि कितना पानी तिब्बत से बह के भारत की तरफ एंटर करने वाला है, और उस संदर्भ में आप अपने आपदा प्रबंधन को देख लें। तो क्या कर रहा है? हाइड्रोलॉजिकल डेटा, पानी का आंकड़ा देता है, और वो भी सीमित समय के लिए। कितने दिनों के लिए? तो 4 महीने के लिए। ये कोई सहयोग हुआ? क्लियर है? और वो भी जब डोकलाम का विवाद हुआ तो हमने थोड़ा सा उसको आंख दिखा दिया, कहा कि ऐसे कैसे छोटे छोटे देशों को आप तंग करोगे। डोकलाम भूटान का है, विवादित है आपके साथ, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि अपनी फौज को लेके और रोड बनाना शुरू कर दोगे। तो हमने भी अपनी फौज को वहां पर तैनात किया, और जो भी रोड बनाया था बुलडोजर लगा के उसको तोड़ दिया। चीन बड़ा ही उससे परेशान हुआ। उसके बाद अगले जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने में उसको आंकड़ा देना था, उसने आंकड़ा सही समय पे दिया नहीं। ब्रह्मपुत्र में एक बड़ी विभीषिका है ना, बड़ा बाढ़ है, तो डेटा तक देने को तैयार नहीं है। बाकी सहयोग तो छोड़िए, पानी को के बंटवारे को लेके कि हम बांग्लादेश को कमिट कर दें कि इतना पानी बहेगा तो बहेगा। बराक नदी पे हमारे क्षेत्र में डैम बनना था, उसने कहा कि नहीं बनेगा, हमने कहा कि ठीक है। और चीन को देखिए, जांगबू डैम बना दिया है, लगभग तैयार है। 3 और डैम प्रपोज है वहां पर। पाकिस्तान जो भारत के लगातार विरुद्ध ही कार्य करता रहा है, उसको हमने कमिटमेंट किया है कि 80% सिंधु, चिनाब और झेलम का पानी जो भारत की तरफ से बह रहा है वो आपकी तरफ जाएगा। पानी का कमिटमेंट किया है 80%। चीन 5% का कमिटमेंट करने को तैयार नहीं। क्लियर है? तो क्या सहयोग हो रहा है? आंकड़ों का, डेटा का। अभी बड़ा खुश हुआ वो, तो उसने कहा कि चलो एक और नदी है सतलज नदी, उसका भी आपके साथ आंकड़ा शेयर कर लेते हैं, हाइड्रोलॉजिकल डेटा दे देते हैं। कितने महीनों का? तो 4 महीनों का, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। इतना सहयोग भारत और चीन के बीच में है, बस इतना, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है? ये कुछ सहयोग है? बस हाल ही में एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म बना है ताकि दोनों आपस में पानी को लेकर सहयोग करने का प्रयास करें, लेकिन चीन करेगा नहीं, है ना। आंकड़ों तक का खेल खेलेगा।
क्लियर है, ये स्थिति है। नेपाल और भारत को लेके, कोसी नदी को लेके जो है, दोनों के बीच में 1954 की संधि है ना, और उसमें संधि में यही है कि जो नदी के एम्बैंकमेंट्स हैं, है ना, नदी के जो किनारे हैं, मेड़ हैं, उसको हम समय समय पे रिपेयर करते रहेंगे। भारत भी नेपाल को इसमें सहयोग करेगा, इतना बस है। कोसी नदी पे अगर एक डैम बन जाता ना नेपाल की तरफ, तो हम उसके पानी को रेगुलेट कर पाते, और भारत में कोसी, जो एक बिहार का शोक भी कहा जाता है, उसको हम साध पाते। लेकिन वैसा कोई संधि हमारा नेपाल के साथ नहीं है, केवल उसके किनारों को, ताकि जब पानी बहे तो वो अपने उन किनारों के बीच में ही कोसी बहे, उसको लेके बस एक संधि हमारी नेपाल के साथ है। तो पाकिस्तान भी देख लिया, चाइना भी देख लिया, बांग्लादेश भी देख लिया। भूटान के साथ हमारा वन ऑफ द बेस्ट है, पानी को लेके सहयोग है ना। हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल डेटा भी शेयर करते हैं, मतलब भूटान के क्षेत्र में कोई बारिश वारिश हो गई तो वो आंकड़ा भी हम शेयर करते हैं। फ्लड फोरकास्टिंग करते हैं, है ना, फ्लड मैनेजमेंट को लेके, और दोनों की ज्वाइंट टीम है कि कैसे हम बाढ़ को प्रभावी तरीके से साधें। और सबसे ज्यादा सहयोग दोनों हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोडक्शन को लेके करते हैं। भूटान में लगभग जितने भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एचईपी प्रोजेक्ट्स हैं वो भारत के द्वारा फाइनेंस्ड हैं, भारत के द्वारा सहयोग किए गए। ये दो इश्यूज हैं जो आपके इस पीटी 365 के एक्सटेंडेड वाले इश्यूज में कवर्ड थे। इसके अलावा थोड़े छोटे छोटे 2-3 न्यूज हैं, है ना, छोटे छोटे 2-3 न्यूज हैं। उसमें यही है कि इंडिया यूएस रिन्यू ग्लोबल डेवलपमेंट। तो यहां पर ग्लोबल डेवलपमेंट में कुल मिला के बात यही है, यहां पर प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल बनने का थोड़ा सा पॉसिबिलिटी कम है। बस यहां पर मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से एक आयाम जोड़ता है, वो ये है कि दोनों देशों ने एक तरह से पार्टनरशिप किया है ना, कि अगले 5 सालों में दोनों मिलके किसी तीसरे देश में सहयोग करेंगे, निवेश करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि चाइना अपने वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के माध्यम से तीव्र गति से अफ्रीका और एशिया में इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहा है। ऐसे में अमेरिका भी भारत के साथ मिलके अफ्रीका और एशिया के देशों में ऐसे निवेश के प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाना चाहता है। इसको लेके हमारा 5 साल के लिए डील इनके साथ साइन हुआ है ना, रिन्यू हुआ है 2021 में। तो नेक्स्ट जो है 5 इयर्स तक हम दोनों मिलके ऐसा करते रहेंगे। तो इसको कहा गया त्रिकोणीय सहयोग। त्रिकोणीय सहयोग का मतलब है अमेरिका इसका एक महत्वपूर्ण पार्टनर है। फंड तो वही देगा सबसे ज्यादा, हमारे पास तो कम है। हमको क्यों चुन रहा है? क्योंकि हम एक मित्र देश हैं। अफ्रीका में भारत एक सॉफ्ट पावर है, भारत को एक सहयोगी के रूप में देखा जाता है। एशिया में भारत को एक सहयोगी के रूप में देखा जाता है। आज भी IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, इसमें जब सुधार की बात होती है तो भारत विकासशील देशों को नेतृत्व प्रदान करता है। विकासशील देश भारत के साथ खड़े होते हैं, भारत के हाँ में हाँ मिलाते हैं। जलवायु परिवर्तन में भारत लगातार दक्षिण दक्षिण सहयोग को प्रमोट कर रहा है। भारत प्रयास कर रहा है कि लगातार जो विकसित देश हैं वो विकासशील देशों को सहयोग करें। GCF, ग्रीन क्लाइमेट फंड, जो 2015 में पेरिस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में बना, वो इसलिए बना क्योंकि भारत एडमेंट रहा। भारत ने इस बात को सुनिश्चित किया कि ये जो जलवायु परिवर्तन है इसमें सबसे बड़ी भूमिका विकसित देशों की है। 1750 की औद्योगिक क्रांति के बाद से लगातार आप ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कर रहे हैं, तो जिम्मेदारी आपकी बड़ी है। आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आपको टेक्नोलॉजी रियायती दर में विकासशील देशों को देना पड़ेगा। आपको उसके लिए फंड मुहैया कराना पड़ेगा, ग्रीन क्लाइमेट फंड। और इस पूरी प्रक्रिया में विकासशील देशों को भारत नेतृत्व देता है। तो भारत पे एक तरीके से अफ्रीका और एशिया के देशों का एक विश्वास है ना, ट्रस्ट है। अगर ट्रस्ट है तो अमेरिका अगर स्वयं से जाके कहीं किसी देश में पैसा लगाना चाहेगा तो सारे के सारे देश संशय से देखेंगे कि दुनिया की ये महाशक्ति हमारे पास क्यों आई है, जरूर उसका कुछ एजेंडा है। लेकिन जब भारत आ जाता है तो उनको मालूम है कि भारत हमारे हितों को साधने के लिए प्रयास करेगा। इसलिए अमेरिका भी भारत के साथ मिलके ऐसा चाहता है कि दोनों मिलके एक थर्ड कंट्री में, तीसरे कंट्री में निवेश करें ताकि चाइना को काउंटर कर सकें। ये भारत के लिए विन विन सिचुएशन है, भारत का प्रभाव और स्थापित होगा। क्लियर है? ऐसा ट्रायंगुलर या त्रिकोणीय सहयोग हम अन्य देशों के साथ भी कर रहे हैं, जैसे भारत जापान के साथ मिलकर भी कर रहा है। एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, एशिया और अफ्रीका के क्षेत्र में जापान एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर है। उसके पास पूंजी बहुत है ना, जापान के पास फंड बहुत है, दुनिया भर में निवेश करता है। जैसे हमारे यहाँ भी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है ना, हाई स्पीड रेल, दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट,
ऐसे क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में दुनिया भर में निवेश करता है क्योंकि उसके पास पूंजी है। जापान एशिया और अफ्रीका में निवेश करना चाहता है क्योंकि चाइना का निवेश अगर बढ़ता है तो फ्यूचर में जापान में जो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स हैं उसके बाजार एशिया और अफ्रीका में कमजोर होंगे क्योंकि चाइना का वहां पर मोनोपोली एक तरीके से भविष्य में स्थापित हो सकता है। तो जापान भी ओबीओआर को काउंटर करने के लिए भारत के साथ मिलकर एशिया और अफ्रीका के क्षेत्र में निवेश करना चाहता है। तो हम केवल अमेरिका के साथ ही नहीं, जापान के साथ मिलकर भी ऐसा एक त्रिकोणीय सहयोग कर रहे हैं ताकि इन क्षेत्रों में आने वाले समय में भारत का प्रभाव भी स्थापित हो। भले ही धीरे गति से या धीमी गति से हो रहा है, लेकिन लगातार सहयोग के आयाम बढ़ रहे हैं। तो ऐसा कुछ पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है। एक और जो पॉइंट है वो ये है कि मतलब जो लास्ट एक आपके स्निपेट्स में जो न्यूज है वो यही है कि सेंटर ने नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर को अपॉइंट किया है। नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर है ना, ये इसको समझने का प्रयास करिए, है तो बहुत आसान। नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, देखिए ये हमारा भारत है। भारत में मान लीजिए कि ये महाराष्ट्र है ना, मान लीजिए छोटा सा गोवा है, कर्नाटका है ना, मान लीजिए कि केरला है, ये राज्य है। इन राज्यों के अपने स्टेट पुलिस फोर्स है। ज्यादा इन लोग थोड़ा डेडिकेटेड होंगे तो कोस्टल एरिया के अपना कोस्टल पुलिस फोर्स बना देंगे, है ना। इसके बाद 12 नॉटिकल माइल्स तक के क्षेत्र के लिए कोस्ट गार्ड है और 12 नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स तक के क्षेत्र को यानी कि ईजेड को देखने के लिए इंडियन नेवी है। यानी कि भारत में तटीय क्षेत्रों को देखने के लिए क्या है, एक तो राज्य की पुलिस फोर्सेस है या कोस्टल पुलिस फोर्स हो गई। इस जगह से देख के लेके 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो टेरिटोरियल वाटर है उसके लिए कोस्ट गार्ड है और 12 नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड इंडियन नेवी है। यानी कि इतनी सारे परतें हैं, सब के अपने अपने इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं। केरला का अपना इंटेलिजेंस यूनिट है, गोवा का अपना है ना, कर्नाटका का अपना है, महाराष्ट्र का अपना है, गुजरात का अपना है, कोस्ट गार्ड का अपना है, नेवी का अपना है, सब अपना अपना चला रहे हैं। और 2008 में जब मुंबई में टेरर अटैक हुआ तो वो इंडियन नेवी जिस रास्ते में जिसको गार्ड करती थी वहां से भी घुसा, कोस्ट गार्ड जिस रास्ते में था वहां से भी एंटर हुए और जिस राज्य की पुलिस फोर्स थी उस क्षेत्र से भी होके ये अंदर आए और ये सब फेल हो गए। सब फेल हुए ना, किसी को पता ही नहीं चला कितना बड़ा अटैक हुआ, प्लान हुआ, भनक ही नहीं लगा। और इतने सारे इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर से 2008 के भारत में रिपीट नहीं हो सकता अगर हम इस स्ट्रक्चर में कोई बदलाव ना करें। और जरा थोड़ा सा पीछे आइए इसके, 1999 में जब करगिल में अटैक हुआ तभी हमको समझ में आ गया कि हमारा इंटेलिजेंस कमजोर है। तभी तो भारत के एक बड़े 30-32 किलोमीटर अंदर करगिल का क्षेत्र है ना, जहां तोलोलिंग टाइगर हिल्स है, वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर या एलओसी से 30-32 किलोमीटर अंदर है। इतने अंदर आ गए और पता भी नहीं चला। तो यहां पर करगिल रिव्यू कमेटी बनी कि करगिल जैसा जो इंट्रूजन हुआ हमारे क्षेत्र में जो आए उसको लेके एक रिव्यू कमेटी बनी 1999 में। इस कमेटी ने सुझाव दिया कि हमको अपने जो बॉर्डर एरियाज है उसकी सिक्योरिटी को रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है, उसको दोबारा देखने की जरूरत है। और यहां पर एक सुझाव दिया गया था कि जितने भी कोस्ट गार्ड है, नेवी है, राज्य के पुलिस फोर्सेस है, इन सब को आपस में कोऑर्डिनेट करना चाहिए। बिना कोऑर्डिनेट किए तो काम ही नहीं होगा। तो एक हमको कोऑर्डिनेटर नियुक्त करना चाहिए जो इन सारे इनपुट्स को एक जगह पे इकट्ठा करे, तभी जाके हम प्रभावी तरीके से देश की सुरक्षा को गार्ड कर सकते हैं। आगे चल के 2012 में नरेश चंद्र कमेटी बनी, 2016 में शेतकर कमेटी बनी। सबने यही सुझाव दिया कि भैया कर लो, ठीक कर लो, नहीं करोगे तो भविष्य में फिर 2008 जैसा रिपीटिशन होगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये सारे जो इंफॉर्मेशंस हैं इसको हमको एक जगह पे लाना पड़ेगा। जो भी इंटेलिजेंस है, जो भी हमको यहाँ पर इनपुट्स मिल रहे हैं उन सबको एक जगह पे, ताकि हम उसके ऊपर एक्शन ले सकें, या जो भी इंटेलिजेंस है उस पे एक्शनेबल इनपुट्स के बेसिस पे हम उसको प्रभावी तरीके से टाइम बाउंड मैनर में साध सकें। और इसके लिए हमको एक कोऑर्डिनेटर नियुक्त करना पड़ेगा और वही है नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, जो इन सब चीजों को कोऑर्डिनेट करेगा और जो भी इंफॉर्मेशन आएंगे वो इमीडिएटली नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है ना, जो पीएम को रिपोर्ट करते हैं, उनको वो इनपुट्स देगा ताकि टाइम रहते उस पर एक्शन लिया जा सके। इस संदर्भ में बात रखी गई है। अब इसको पढ़ेंगे आप तो बड़े आराम से देख लेंगे।
ठीक है, इतने कुछ टॉपिक्स थे आपके आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से। थोड़ा सा नीचे एक और स्निपेट्स दिया हुआ है प्लेसेस इन न्यूज। तो माउंट मेरापी, हैती, किलुआ वॉल्केनो, ताइवान, श्रीलंका डिफेंस एक्सरसाइजेस, है ना। तो माउंट मेरापी कहां पर अवस्थित है ना, इंडोनेशिया में है। हैती कहां है, तो वेस्ट इंडीज के पास है ना। यहां पर अर्थक्वेक आया है। किलुआ जो है वो हवाईयन आइलैंड पर अवस्थित है, तो वहां पर जो है ज्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटीज देखी जा रही हैं। श्रीलंका में कच्छातीवी आइलैंड, भारत और श्रीलंका के बीच में एक छोटा सा द्वीप है, उसका नाम है कच्छातीवी आइलैंड, वॉल्केनिक इन नेचर है। हमने इसको गिफ्ट कर दिया 1973 में ही, 1974 में सॉरी, श्रीलंका को। क्लियर है, तो श्रीलंका का भी ये हिस्सा है, लेकिन वॉल्केनिक ऑरिजिन का है। दोनों देशों के जो मछुआरे हैं वो इसका इस्तेमाल करते थे, जब भी मछली मारने के लिए जाते थे तो रात को कई बार इस आइलैंड का इस्तेमाल किया जाता था। डिफेंस एक्सरसाइजेज में 2-3 डिफेंस एक्सरसाइजेज के नाम है। जायद तलवार एक्सरसाइज इंडिया और यूएई के बीच में, ऑपरेशन देवी शक्ति, है ना। अफगानिस्तान में जो लोगों को हमने इवैक्यूएट कराया है उसका नाम हम लोगों ने देवी शक्ति रखा है। और यूएस नेवी लेड साउथ ईस्ट एशिया ट्रेनिंग मिलिट्री एक्सरसाइज सिंगापुर में हुआ, आसियान देशों के साथ अमेरिका का, उसमें भारत ने भी पार्टिसिपेट किया है। और कटलस एक्सप्रेस 2021 12 ईस्ट अफ्रीकन जो कंट्रीज हैं, पूर्वी अफ्रीका जो कि हिंद महासागर से लगा हुआ जो भी देश है, वो प्लस यूके प्लस यूएस कंट्रीज के बीच में एक्सरसाइज हुआ। क्या भारत इसका हिस्सा था? तो भारत इसका हिस्सा नहीं था। क्लियर है, इसको अगर आप लोग नोट्स में देखेंगे तो मैप में ये बात रखी गई है। ठीक है, ठीक है, इस बात को देखिएगा कि ये जो डिफेंस एक्सरसाइज है जिसमें कटलस है ना, 12 ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज प्लस यूएस प्लस यूके, है ना, इसको ध्यान में रखिएगा। पूर्वी अफ्रीका के जो देश हैं, तटीय क्षेत्र हैं हिंद महासागर के, उन देशों के साथ यूएस और यूके ने मिलकर एक मिलिट्री एक्सरसाइज किया है ताकि हिंद महासागर पर अपने प्रभाव को स्थापित कर सकें। ये कुछ पक्ष थे, ये कुछ पहलू थे जो आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, खूब अच्छे से मेहनत करिए। जितना पीटी 365 का मटेरियल अपलोड हुआ है उस पर थोड़ा विश्वास करिए और बार बार रिवीजन करिए, है ना। जो ट्रेंड बताता है वो यही है कि 25 से 32-33 क्वेश्चंस के बीच में करंट अफेयर से क्वेश्चंस आते हैं। मान के चलिए कि अगर इस 32 में से 2-3 सवाल नहीं आए पीटी 365 से, यही तो होगा मैक्स टू मैक्स। लेकिन अगर 32-33 सवाल आए, 3 नहीं आया, 30 तो आएगा, है ना। तो अगर कोई कहे ना, कोई बच्चा कहे कि वो वाला मटेरियल अच्छा है, ये अच्छा है, तो उसको अब रहने दीजिए। इस पे विश्वास रखिए, 3 से 4 बार रिवीजन करिए, जरूरी है, क्योंकि खूब इंफॉर्मेशन है। 3 से 4 बार इंफॉर्मेशन रखेंगे या उसको पढ़ लेंगे एक बार, तो वो मेमोरी में रहेगा, याद रहेगा, और एग्जामिनेशन में वो मेमोरी आप रिकलेक्ट करेंगे तो आपको ध्यान रहेगा कि हाँ ये तो पढ़ा था लेकिन ये नहीं था वहां पर लिखा हुआ, तो एलिमिनेट करने में मदद करेगा वो। यानी कि जो आपका रिवीजन है वो आपको इतना विश्वास देगा कि गलत स्टेटमेंट को पूरे आत्मविश्वास के साथ, जिसको आप नहीं जानते हैं, नहीं सुने हैं, और वैसा स्टेटमेंट यूपीएससी ने दिया है, वैसे स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट करने में मदद करता है। तो ये रिवीजन का महत्वपूर्ण पक्ष है। तो कोशिश करिए कि 3 से 4 रिवीजन आपके होने चाहिए। ठीक है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम फ्राइडे को एक और क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटी, उसमें 6-7 इश्यूज हैं, तो उसमें थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, तो परसों मिलते हैं पॉलिटी के सेक्शन में। ऑल द बेस्ट।